नमस्कार स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 12th स्क्रीन को पॉज कीजिए और दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम एट अ हाइट h इक्वल्स टू 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये लीजिए अर्थ की रेडियस कितनी r, और यहां से कितनी हाइट पर, यहां से 2r हाइट पर। तो यहां से 2r हाइट पर यहां पहुंच जाइए इस पॉइंट P पर। ये किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो बोला गया है कि यहां पर एक सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या हो ताकि उसका टाइम सेकंड पेंडुलम, तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। जैसे मान लीजिए यहां पे इस जगह पर आपने एक पेंडुलम लिया, ठीक, इस पेंडुलम को आपने मान लीजिए एग्जांपल यहां से रिलीज कर दिया। छोटा एंगल, ये एंगल मैंने कुछ ज्यादा ही शो कर दिया, छोटा ऐसा एंगल इधर लीजिए। ये यहां से यहां तक जाता है, तो इसमें अगर 1 सेकंड लग रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सेकंड पेंडुलम बोलूंगा। यहां से यहां तक का जाने का समय 1 सेकंड, और यहां से यहां तक आने का समय भी कितना, 1 सेकंड। तो जो सेकंड पेंडुलम होता है उसमें किसी एक तरफ 1 सेकंड लगता है, दूसरी तरफ भी 1 सेकंड, यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। तो मैं इसकी लेंथ कितना ले रहा हूं, पेंडुलम की लेंथ ले रहा हूं L। ध्यान दीजिए ये लेंथ कितनी है आपका, कुछ 1 मीटर, आधा मीटर, इस 2 मीटर, इस ऑर्डर की है। तो इस ऑर्डर की है, तो यहां पर ये जो है, ये हाइट, ये कई हजारों किलोमीटर की है। तो आप ये मत समझना कि सर डायग्राम ये इतने बड़े ऑर्डर की है क्या, नहीं। तो देखिए इसका टाइम पीरियड कितना होना, टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का कितना होता है, तो टाइम पीरियड होता है किसी पेंडुलम का t इक्वल्स टू 2π√L/g। मैं t कितना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पे कितना, 2 सेकंड। जबकि यहां पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी सरफेस पे अलग है, जबकि यहां पे ग्रेविटी क्या हो चुकी है, कुछ डिफरेंट है। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ग्रेविटी अलग से निकाल लेता हूं। तो देखिए ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, g डैश, यहाँ पर फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, gm अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी, अर्थ को पॉइंट मास मान लीजिए, ये r और ये 2r, तो कितना 3r, यानी कि 9r स्क्वायर, भाई 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, ये gm बाई r स्क्वायर, यानी कि सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है, g। तो इसमें यहां पर कितनी होनी चाहिए ग्रेविटी, g डैश g बाई 9 के इक्वल होगी। तो यहां पे मैं g बाई 9 पुट कर देता हूं। तो t है 2 सेकंड, लेंथ मुझे पता लगानी है, और g डैश मैंने कहा किसके इक्वल है, यहाँ पर g बाई 9, और g किसके इक्वल है, बोला गया g कितना, मान लीजिए आप पाई स्क्वायर। तो g बाई 9 या पाई स्क्वायर बाई 9, 9 को ऊपर पहुंचा दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट 1, पाई स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो पाई भी कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट में l। तो यहां से आप देख सकते हैं l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √L 1/3, स्क्वायर करेंगे तो 1/9 मीटर, 1/9 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 12th पे आते हैं, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, यानी कि कथन क्या है इसका, इफ वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ always points towards the center of earth without any variation in its magnitude। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये अर्थ है, अब बात अर्थ की हो रही है तो अर्थ के रोटेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो कि पोल से अगर हम कहां की तरफ जाते हैं, पोल से अगर इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो कहा जा रहा है कि जो ग्रेविटी की है, ग्रेविटी एक तो उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, विदाउट एनी वेरिएशन इन इट्स मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा कहां है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। तो देखिए अगर मैं पोल्स की बात करूं तो रोटेशन का कोई इफेक्ट यहां पे पड़ता है, रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां वाला पर्सन या यहां पे कोई भी पार्टिकल होगा तो कितनी रेडियस में रोटेट करेगा, 0 रेडियस के अंदर रोटेट करेगा। और अगर आप किसी भी जनरल पॉइंट पे चले जाइए, यहाँ पे किसी भी जनरल पॉइंट पर, तो ये पॉइंट कितनी रेडियस में रोटेट करेगा, ये इस रेडियस के अंदर रोटेट करेगा। तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल होगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा,
और वही जो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये जो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कहां की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। यानी इन दोनों के कारण से मैं कह सकता हूं कि रिजल्टेंट ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होगी, इन दोनों वेक्टर के बीच में। हालांकि ये वाला वेक्टर बहुत ही छोटा होता है इसके कंपेयर में, लेकिन फिर भी जब यानी कि थोड़ा बहुत तो कंसिडरेबल होता ही है, तभी हम इस टॉपिक को पढ़ते भी हैं। यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटी है वो एक तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ नहीं होगी, नियरली होगी, और साथ ही साथ आप देखेंगे जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में भी थोड़ा सा फर्क आता है। इनफैक्ट पोल्स पे और यहां पर, पोल्स पे ग्रेविटी और इक्वेटर पे ग्रेविटी में कितने का फर्क होता है, ओमेगा स्क्वायर आर का फर्क होता है। यहां पे कोई होगा तो किस रेडियस में रोटेट करेगा, आर रेडियस में रोटेट करेगा। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है, असर्शन तो गलत हो गया। इसके बाद देखिए, एट इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इस लोकेशन पे इक्वेटर पे ग्रेविटी कहाँ की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। क्यों? क्योंकि mg भी इस डायरेक्शन में है और m ओमेगा स्क्वायर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसी लाइन के ही अलोंग आएगा। तो इफेक्टिव ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। तो फर्स्ट ये गलत है और रीजन करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 अटेम्प्ट कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज किए हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर है, जी फील्ड का मतलब ग्रेविटेशन फील्ड, ये मिनिमम स्पीड। इधर देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 13, दो स्टार्स हैं जिनके मासेस कितने हैं, 3 × 10⁻31 ईच, एंड एट डिस्टेंस 2 × 10⁻11 मीटर, रोटेट इन अ प्लेन अबाउट देयर कॉमन एक्सिस। जैसे मान लीजिए कि दो स्टार्स हैं, ये दो स्टार्स, दोनों का मास क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। दोनों बीच में डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस को d मान लीजिए। तो दोनों अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये रोटेट करेंगे इस तरीके से, ये रोटेट करेंगे तो इनका ग्रेविटेशन फोर्स एक तरीके से किस में खर्च हो जाएगा, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स में खर्च हो जाएगा। इस कारण से ये कभी पास आ नहीं पाएंगे और इसी तरीके से इतनी रेडियस के अंदर ही रोटेट करते रहेंगे। तो एक मीटियोराइड है, अ मीटियोराइड पासेस थ्रू ओ के बारे में क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जब दोनों मास सेम है तो मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट है पॉइंट ओ। एक मीटियोराइड पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द स्टार्स रोटेशन प्लेन। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं डिफरेंट तरीके से बोल रहा हूं। अभी मैंने बोला था ऐसे, एक काम कीजिए आप, इस तरीके से मान लीजिए दो स्टार्स हैं, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट करेंगे तो प्लेन क्या हो जाएगा, ये प्लेन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में एक मीटियोराइड जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं v। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ दिस डबल स्टार। तो देखिए ये जो मीटियोराइड है, इसका मास मान लीजिए कितना आपका m, इसको कुछ स्पीड देनी पड़ेगी तब जाके वो यहां से यहां तक एस्केप कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं, जब जब दो अट्रैक्ट करने वाली चीजें, ये देखिए स्मॉल m मास, इसको कैपिटल M भी ग्रेविटेशन फोर्स से पुल कर रहा है, यहां भी पुल कर रहा है। बाद में मान लो कल को ये यहां जाता है तो कैपिटल M इस मीटियोराइड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो सोचिए कि जब दो अट्रैक्ट करने वाली चीजें, दो प्यार करने वाले लोगों को अगर आप सेपरेट करना चाहेंगे तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। प्यार करने वाले अपने आप से सेपरेट होने वाले नहीं है। तो यहां पे आपने इनको सेपरेट कैसे किया, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी देके। आप चाह रहे हैं कि कम से कम काइनेटिक एनर्जी दे, यानी कम से कम स्पीड दें, और ये क्या हो जाए, ये जो स्मॉल m है इनके ग्रेविटेशन फील्ड से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो ऐसे में बोला गया है कि द मिनिमम स्पीड दैट मीटियोराइड शुड हैव एट O, इस पॉइंट O पे कितनी मिनिमम स्पीड हो कि ये एस्केप कर जाए। तो इधर देखिए सब, जैसे जैसे ये मीटियोराइड बाहर की तरफ जाएगा, ये पुल करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, आपका डाउन होती जाएगी। और मैं चाहता हूं कि ये इसके इन दोनों के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर आ जाए। तो इससे बाहर आने का मतलब कितना है, अब मुझे बताइए, किसी भी मास का ग्रेविटेशन फील्ड कहां जाके जीरो होता है, फॉर्मूला होता था gm/r,
आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तब जाके फील्ड कितना होगा, 0। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, इस दोनों एम से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये पहुंच जाए। तो मिनिमम स्पीड चाहिए तो बाहर निकल जाए, तो मैं चाहता हूं लास्ट में इसकी स्पीड कितनी हो जाए, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फील्ड से निकल तो गया बाहर। ठीक, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। किसी टाइप का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन विक्शन सब कब होता है, ये होता है एयर के अंदर। अब जब बात स्टार्स की कर रहे हैं, मीटेओराइट्स की कर रहे हैं, तो स्पेस के अंदर कौन सा आपका वैक्यूम है, कोई वैक्यूम, कोई एयर है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो इनिशियल पोटेंशियल जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इधर देखिए इनिशियल में कितनी पोटेंशियल जी है, इसके बीच की भी पोटेंशियल जी लेनी चाहिए, जी एम एम बाई डिस्टेंस। लेकिन हमें मालूम है कि अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखिए ये तीनों मास एक लाइन में है, बाद में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये मास पहुंच गया इनफाइनाइट पे, जबकि दोनों यहीं पर हैं। तो जो चीज सेम है उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या लेना और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर करता हूं, इसकी और इसको देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का जी एम स्मॉल एम अपॉन में डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, सॉरी डी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई 2, ये हो गया डी बाई 2। तो ये होगी पोटेंशियल जी इनकी, इसकी बताइए कितनी होगी, इसकी भी वही सेम होगी, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आ जाइए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पार्टिकल की, हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर। और स्टार्स की काइनेटिक एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये बहुत दूर निकल जाएगा तो भी स्टार्स की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल पोटेंशियल जी। तो फाइनल में देखिए कितना होगा, ये एम तो कहां पहुंच गया, इनफाइनाइट गैप पर, तो ये कितना हो जाएगा, जी एम एम बाई इनफाइनाइट, तो ये हो गया 0। इसके कारण से भी कितना, 0। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम मिनिमम वाला केस ले रहे हैं, तो काइनेटिक भी कितनी लेंगे हम, 0 ही लेंगे। तो ये हमारा गया रिजल्ट, स्मॉल एम कॉमन ले लीजिए, 0 में भेज दीजिए। तो 2 को एक बार ऊपर लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जी एम अपॉन में डी, और इस माइनस को भी मैं एक बार उस तरफ लेके जा रहा हूं। यहां पे बताइए क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा हाफ एम तो कट ही गया था, वी मिनिमम का स्क्वायर। तो वी मिनिमम बताइए किसके इक्वल होना चाहिए, वी मिनिमम हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 8 जी एम अपॉन में डी का रूट। फिलहाल 8 का कितना हो जाएगा, 4 इंटू बाई 2, तो 4 के रूट को मैं बाहर ले लेता हूं, ये बाहर ले लिया है 2, और एक अंदर 2 रह गया है। जी की वैल्यू पुट कर देता हूं 6.67 को लिख सकता हूं 20/3, 10 की पावर -11। एम कितना दे रखा है हमें, एम की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 31। और डी कितना दे रखा है, डी हमको दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11। इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2। और देखिए यहां पे एक तो 2 बच गया रूट में, और इस 0 को एक बार मैं यहां एडजस्ट कर देता हूं, तो 0 को मैं यहां एडजस्ट करता हूं, तो 10 की पावर 31, ये कितना हो जाएगा 32, 10 की पावर 32। 11 को मैं ऊपर लेके आता हूं तो कितना हो जाएगा -11, तो -11 और -11 -22, और ये 32, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं √2 को 1.414, 10 को कितना 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 to 8 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्लैनेट ए हैज मास m एंड रेडियस r। प्लैनेट ए मान लीजिए मास कितना है m, रेडियस कितनी r। तो दूसरा मास देखिए, दूसरा प्लैनेट मास कितना है, दूसरे प्लैनेट का मास m/2,
और रेडियस कितनी दे रखी है, हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट है, यानी कि रेडियस कितनी r/2। If the escape velocity from their planet's surface A and B are VA and VB, तो यहां से escape velocity किसकी इक्वल है, VA, और यहां से escape velocity किसकी है, VB के इक्वल। तो पूछा गया इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, रेशियो का n/4 बोला है, n की वैल्यू पूछिए। वैसे तो आप जानते हैं escape velocity का फॉर्मूला कितना होता था आपका, √2gm अपॉन में प्लैनेट की रेडियस। फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में हम ये भूल सकते हैं, तो भूल सकते हैं तो आपको याद होगा कैसे निकाला करते थे एस्केप वेलोसिटी। इस वक्त ये मास मान लीजिए, स्मॉल एम मान लीजिए, तो एम कैपिटल एम के ग्रेविटेशन फील्ड से बंधा हुआ है, तो पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल हो जाएगी GMM अपॉन में R। और वहीं इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम V एस्केप स्क्वायर, V एस्केप स्क्वायर। और जब ये बिल्कुल इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो सेपरेशन हो गया इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल जी तो कितनी हो जाएगी, माइनस का GMM बाई इनफाइनाइट, यानी कि कितना, 0। और एस्केप वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, वो मिनिमम स्पीड जिससे ये इसके फील्ड से बाहर आ सके। तो मिनिमम स्पीड का मतलब इनफाइनाइट पे जाते जाते कोई स्पीड आप में बचनी नहीं चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, हाफ एम V स्क्वायर, V कितना, 0। तो आप m को कॉमन लेके कट कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाइए, तो GMM बाई R किसके इक्वल हो जाएगा, V एस्केप स्क्वायर बाई 2। तो V एस्केप देख सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2gm बाई R इसका रूट। यहां देखिए तो ये कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी, √2gm बाई R। इस केस में बताइए कितना होना चाहिए, 2gm, तो इसका मास कितना है, m/2, रेडियस कितना है, r/2। तो मास m/2, रेडियस कितनी, r/2। हम देख सकते हैं ये 2 और 2 का फैक्टर कैंसिल आउट, घूम फिर के किसके इक्वल आ जाएगा, ये √2gm बाई R के ही इक्वल आ जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं VB बाई VA किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा, 1। तो इसको 1 लाने के लिए n की वैल्यू कितना यूज करनी पड़ेगी, 4। तो n यहां पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, अ रॉकेट हैज टू बी लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन सच अ वे दैट इट नेवर रिटर्न्स। तो ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस से एक रॉकेट को लॉन्च किया है इस तरीके से कि वो रिटर्न ना करे। इफ E is the minimum energy delivered by the rocket launcher, एक रॉकेट लॉन्चर है जो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, मिनिमम E एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके क्या होता है, तब जाके क्या होता है कि ये आपका कभी भी रिटर्न नहीं करता। तो ये अर्थ है तो ये कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, ऑब्वियस ही बात है, ये एनर्जी किस फॉर्म में दी गई होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी ही तो क्या कराएगी, एस्केप कराएगी। तो अगर मैं E के बारे में कमेंट करूं तो क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों अर्थ और मास ग्रेविटेशन पोटेंशियल जिससे बाउंड है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी कितनी, माइनस का GMM बाई R, अर्थ की रेडियस, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम E स्क्वायर। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हाफ एम V स्क्वायर को E मिनिमम। इधर देखिए जब ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तब पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी, GMM बाई इनफाइनाइट 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, 0। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि E किसके इक्वल होना चाहिए, आपका E ही किसके इक्वल है, G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रॉकेट अपॉन में अर्थ की रेडियस। ठीक, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। और आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी दैट द लॉन्चर शुड हैव if the same rocket is to be launched from the surface of the moon। अब एक दूसरा वही रॉकेट है, इसको आप कहां से लॉन्च करना चाह रहे हैं, मून की सरफेस से। तो मून का मास अलग, मून की रेडियस अलग, यहां से आप करना चाह रहे हैं, तो कितनी एनर्जी लॉन्चर को देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं वो मिनिमम एनर्जी कितनी है, E डैश। तो बताइए वो E डैश किसके इक्वल होगी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगी G मास ऑफ मून, स्मॉल m मास
रॉकेट का अपॉन में रेडियस ऑफ मून। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। मान के चल रहे हैं assume that the density of the earth and the moon are equal, डेंसिटी दोनों की सेम है, and that the earth's volume is 64 times the volume of the moon। अर्थ का वॉल्यूम मून से कितना ज्यादा है? 64 टाइम्स, यानी कि मून जैसे 64 मून्स मिलके क्या बनाते हैं? एक अर्थ बनाते हैं। तो देखिए डेंसिटी सेम है, तो मुझे किसी तरीके से डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे कुछ एरो बना रहा था, इधर देखो, मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? ई को मैं अलग कलर से शो कर देता हूं एक बार। ये ई देखिए, मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो जी ये हो गया डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4π/3 अपॉन रेडियस का क्यूब, अर्थ की रेडियस का क्यूब। और एक यहाँ पे आर क्यूब हो गया, यहाँ पे आर है, तो ये कितना हो जाएगा? अर्थ की रेडियस का स्क्वायर, और स्मॉल एम तो है ही। तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था। सिमिलरली मुझे बताइए कि यहाँ पे ई डैश को मैं कैसे लिख सकता हूं? ई डैश को लिखा जा सकता है, देखिए जी, मून की डेंसिटी, अब मून की भी डेंसिटी क्या है? सेम है, ठीक है, इसी की जितनी है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4π/3 मून की रेडियस का क्यूब। तो मून की रेडियस का क्यूब है, ये रेडियस पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा? मून की रेडियस का स्क्वायर इनटू में रॉकेट का मास। इस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ ई डैश में, किसका? ई का डिवाइड कर देता हूँ। तो ई डैश में ई का डिवाइड कर दीजिए, तो ये जी रो 4π/3 का फैक्टर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आर ई का स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, ई डैश है, तो मून की रेडियस का स्क्वायर अपॉन में अर्थ की रेडियस का स्क्वायर, स्मॉल एम कैंसिल आउट। अब साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक डेटा और दिया गया है 64 टाइम्स वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम देखिए, मून का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मून का वॉल्यूम होगा 4π/3 मून की रेडियस का क्यूब। बोला गया है मून के वॉल्यूम का 64 टाइम्स, मून के वॉल्यूम का 64 टाइम्स कौन है? अर्थ का वॉल्यूम। तो अर्थ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4π/3 अर्थ की रेडियस का क्यूब। तो यहां से आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट। मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आर एम, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, ये किसके बराबर हो गया? 1/4 के इक्वल हो गया। तो इस डेटा को मैं यहाँ पे यूज करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, इसका भी स्क्वायर, तो ये हो गया 1/16। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि ई डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? E/16। अब वैसे तो कह रहा मैं मालूम ही था आंसर कम आएगा। अब चारों ऑप्शन में कम ही दे रखा है, क्योंकि मून की ग्रेविटी क्या है? आपका वीक है। तो मून की ग्रेविटी वीक है, तो उससे एस्केप करने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, जो कहां से चाहिए? आपका अर्थ की सरफेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं E/16। तो अगर आप अर्थ के फील्ड से निकले और कुछ एनर्जी निकली, और मून के फील्ड से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो मून के फील्ड से रिटर्न करने के लिए, मून के फील्ड से मान लो आपको अर्थ से वापस आना है, तो एक बार मून के फील्ड से निकलना पड़ेगा। तो अर्थ से निकलने के लिए जितनी आपने मेहनत करी थी, तो एक बार अगर आप मून पे पहुंच गए, तो मून से एस्केप करने के लिए अर्थ पे जितनी जरूरत पड़ी थी एनर्जी के, उसका 16th एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 अटेम्प्ट कीजिए, जहां पे जी फील्ड का मतलब है ग्रेविटेशन फील्ड, और ये जी पोटेंशियल है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑन द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन द ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ax अपॉन में ये। जैसे सपोज कीजिए कि कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मान लीजिए कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, खूब सारा कोई मास होगा, हो सकता है रिंग मास हो, अलग अलग मासेस हो, इस टाइप से काफी सारे मासेस प्रेजेंट हैं। तो स्पेस के अंदर कई सारे मासेस प्रेजेंट है, तो उन सब के कारण से ग्रेविटेशन फील्ड कितना आ रहा है? वो ये आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस चूज कर लेते हैं, ये हो गई एक्स एक्सिस, इसको मान लिया x = 0। तो यहां पर किसी जनरल पॉइंट x के ऊपर, किसी जनरल पॉइंट x के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड कितना दे रखा है? ax अपॉन में x² + a² / 3/2। तो फील्ड का मतलब क्या होता था कि
1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स, इन सब के कारण से, इस सराउंडिंग जिसने फील्ड क्रिएट किया है उसके कारण से यहां पर अगर 1 किलोग्राम मास होता तो वो कितना फोर्स फील करता, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होता, और कौन सी डायरेक्शन में, इन द एक्स डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स देखने को मिलता। ठीक, तो इस 1 किलोग्राम के ऊपर लगने वाले फोर्स को मैं क्या बोलता हूं, ग्रेविटेशन फील्ड। कई बार इसके लिए वेक्टर कौन सा यूज करते हैं, ई वेक्टर भी यूज करते हैं, दोनों एक ही बात है। The magnitude of the gravitation potential on the x-axis at a distance x, taking its value to be zero at infinite is। तो बोला गया है कि अगर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो मान लिया जाए, यानी कि x इक्वल टू जीरो से एकदम दूर पोटेंशियल कितना मान लिया जाए, जीरो, तो जनरल डिस्टेंस x पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए। इस पोटेंशियल का मतलब क्या होता था, पोटेंशियल का मतलब होता था कि अगर मैं 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से यहां तक लेके आऊं स्लोली स्लोली, ठीक, तो इसमें एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ेगा 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव कराने में, 1 किलोग्राम, ध्यान दीजिए कोई भी मास नहीं, 1 किलोग्राम, तो उसका जो वर्क डन है उसी को ही मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन पोटेंशियल। और ये वर्क डन किसके इक्वल है, अब सोचिए कि 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट जैसे यहां कहीं है, तो फोर्स कहां लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, तो यानी कि ये 1 किलोग्राम मास इनफाइनाइट से यहां तक अपने आप तो चल के आएगा नहीं, इसको आपको फोर्सफुली लेके आना पड़ेगा। तो फोर्सफुली लेके आएंगे तो ऐसे में एक्सटेंजेंट इधर फोर्स लगाएगा और इधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा भी, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन जब ये स्लोली स्लोली आएगा तो ऐसे में ग्रेविटी जितना फोर्स लगा रही है और एक्सटर्नल एजेंट जितना फोर्स लगाएगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि लेके आ रहे हैं स्लोली, तो स्लोली है तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। तो मैं कह सकता हूं कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो वर्क डन बाय एक्सटेंजेंट तो खैर है ही, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिखा जा सकता है 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखिए, तो dv इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन किसके होता है, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट की बात है तो 1 किलोग्राम के ऊपर कितना फोर्स लगता है, यही तो जी लगता है, जी या ई जो भी बोलना चाहें आप। तो ये हो गया 1 किलोग्राम के ऊपर लगने वाला फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप ले लीजिए dx। अब आप ये कह सकते हैं कि सर आप तो आ रहे हो इनफाइनाइट से यहां पर, और dx मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में dx हमेशा कौन सी डायरेक्शन माना जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग माना जाता है। ये बात हम लिमिट को बताते हैं कि हम वास्तव में यहां से यहां नहीं, हम इनफाइनाइट से कहां रहे हैं, यहां की तरफ आ रहे हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल में चेंज छोटा सा, और हम तो जानना चाहते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। तो एक काम करते हैं, आ जाइए आप इनफाइनाइट से, तो x की इनिशियल वैल्यू मैं कितनी पिक कर लेता हूं, इनफाइनाइट, उस सब पोटेंशियल कितना मानना है, उस सब पोटेंशियल मानना है जीरो। और जब मैं किसी जनरल डिस्टेंस x पे आ जाऊंगा तो उस सब पोटेंशियल कितना मान लेंगे, v। तो कीजिए इसको इंटीग्रेट, तो कितना हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v, तो v माइनस जीरो, तो ये तो हो गया सिंपल v। वहीं देखिए e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, कौन सी डायरेक्शन, आई कैप, ये हो गया आई कैप। और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में है, वो भी है dx आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना 1, तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको dx से लिख सकता हूँ। इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो ऐसा कोई सिंपल किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है कि ax प्लस बी की पावर n को ये फॉलो कर रहा हो। तो यहाँ पे इसको किसके थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए आप, नीचे वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको क्या मान लीजिए, u मान लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका 0, और यहां से कितना हो जाएगा, इसको भी x के रिस्पेक्ट में करो, तो du बाई dx, dx को मैं यहां लिख देता हूं। तो आप देख सकते हैं x dx को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, du बाई 2 से। तो यहां पे एक बार मैं a को हटा देता हूं, माइनस को हटा देता हूं, तो देखिए x dx को मैंने क्या लिख दिया, du बाई 2, 2 को मैं बाहर ले लेता हूं। और वहीं देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो कितना था, u था, तो इसका ये हो जाएगा u की पावर 3/2, u की पावर 3/2। इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये लिख सकते हैं u की पावर -3/2, तो इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, u की पावर -3/2 प्लस 1,
u की पावर -3/2 + 1 यानी कि -1/2 अपॉन में कितना -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/√u। ये हो गया इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को एक बार मैं यहां पुट करता हूं। ध्यान दीजिए मैंने यहां पर a और माइनस साइन को अलग कर दिया था और मैंने केवल किसका इंटीग्रेशन किया था, x dx इसका। तो एक काम करता हूं मैं वापस से यहां पर, अच्छा एक बात और, मैंने u को क्या माना था यहाँ पे x² + a²। तो एक बार मैं वापस से इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में x² + a²। तो इधर देखिए -a को मैं यहां पे लगा देता हूं, तो माइनस माइनस प्लस और a अलग हो गया। तो ये पूरा इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया 1 में √x² + a²। लिमिट कहां से कहां, तो मैंने आपको बताया था लिमिट है इनफाइनाइट से x। यहां पे x की लोअर वैल्यू, या लोअर वैल्यू क्या, x की लोअर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट से कहां पे आ रहा हूं मैं, x पे। तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, एक बार जहां भी x दिख रहा है वहां पे यही पुट कर दीजिए। तो ये पुट करूंगा तो कितना आ गया, x² + a²। माइनस एक बार मैं x की जगह इनफाइनाइट डालूंगा, तो एक बार x की जगह इनफाइनाइट डालूंगा तो ये पूरी टर्म इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट कितना, 0। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा a/√x² + a²। तो मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 मैच होता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A body is moving in a low circular orbit about a planet of mass m radius r। एक बॉडी है किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का मास m, रेडियस कितनी r। तो ये लो ऑर्बिट में बॉडी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। बोला गया है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी r इटसेल्फ, यानी कि ऑब्जेक्ट की रेडियस को क्या मान लिया जाए, ऑब्जेक्ट की रेडियस को लगभग r के ही बराबर माना जा सकता है। तो देखिए ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसकी, और अर्थ जिसको एक सेंटर पे एक पॉइंट मास के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, Gmm/डिस्टेंस स्क्वायर। तो देखिए कितना फोर्स लग रहा है, अर्थ ने फोर्स लगाया Gmm/r²। और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, जब जब आप सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहे हैं तो बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, कभी वेलोसिटी इस तरफ, कभी वेलोसिटी यहां पर है, कभी वेलोसिटी यहां पर है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की। तो ये सारा ग्रेविटेशन फोर्स किसमें खर्च हो रहा है, डायरेक्शन को चेंज कराने में खर्च हो रहा है। इस कारण से ये ऑब्जेक्ट पास नहीं आ रहा, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या है, मेंटेन है, अर्थ के साथ टक्कर नहीं कर रहा है। तो ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, v ऑर्बिटल स्क्वायर अपॉन में r, v²/r। स्मॉल m कैंसिल आउट, एक r भी कैंसिल आउट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा √Gm/r। ये होगी इक्वेशन 1। अब देखिए किसकी बात की है, देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ दिस बॉडी इन द ऑर्बिट टू द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट। अब ये तो होगी ऑर्बिटल स्पीड, अब ये बात कर रहा है किसकी, कि एक एस्केप वेलोसिटी के साथ इसका रेशियो निकालना है। तो एस्केप वेलोसिटी बताइए क्या होती है। तो मान लीजिए कि अर्थ की सरफेस से कोई ये बॉडी है, ये एस्केप करना चाहती है, अर्थ के फील्ड से एस्केप, ठीक, अर्थ से तो क्या एस्केप, अर्थ का फील्ड इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो यहां से एस्केप करना चाहती है। तो वो मिनिमम स्पीड जो इसको रिक्वायर्ड होगी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड या कहूं कि इनफाइनाइट तक पहुंचने के लिए, तो उसको कैसे, वैसे तो फॉर्मूला आपको याद होगा √2Gm/r एस्केप वेलोसिटी, लेकिन फिर भी कई बार याद नहीं होता है। तो कैसे देख सकते हैं, फिलहाल ये पार्टिकल जिसका मास m है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के साथ बाउंड है, तो कितनी एनर्जी से बाउंड है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का Gmm/r, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mv मिनिमम स्क्वायर। ये मिनिमम स्पीड को तो मैं क्या बोलता, एस्केप वेलोसिटी, तो ये हो गई पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो इनफाइनाइट पे पहुंचने के बाद भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम क्या रहेगा, सेम, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब ये इनफाइनाइट पे गया तो पोटेंशियल जी हो जाएगी माइनस का Gmm/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना, 0, और एनर्जी कितना,
एनर्जी तो हमने काइनेटिक एनर्जी शुरू से क्या ली थी, मिनिमम ली थी। मिनिमम ऐसी हो कि इनफाइनाइट तक जाते जाते स्पीड कितनी हो जाए आपका, जीरो, अर्थ के फील्ड से ही बाहर आ जाए, और स्पीड भी काइनेटिक एनर्जी कितनी बच जाए, जीरो बच जाए, यानी कि सारी की सारी खर्च हो जाए। तो काइनेटिक कितनी हो गई, जीरो। तो स्मॉल m कॉमन आके जीरो में चला जाएगा। इस माइनस जी एम बाई आर को उस तरफ ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, वी एस्केप स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू जी एम बाई आर। तो यहां से आप देख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट में 2gm अपॉन में आर। तो आपसे पूछा गया था ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, इनका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट कीजिए, जहां ये इसका मतलब है बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ प्लैनेट्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 planets have masses m and 16m and their radii are a and 2a respectively। दो प्लैनेट्स हैं, एक का मास कितना, मास m, रेडियस कितनी है a। दूसरा प्लैनेट है, इसका मास कितना 16m और इसकी रेडियस कितनी है 2a। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन किसके इक्वल है, वो है सेपरेशन दे रखा है 10a। ठीक, आगे क्या बोला गया है, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is fired from the surface of the larger planet towards the smaller planet along the line joining their centers। तो दोनों प्लैनेट्स की ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, यहां पर बड़े वाले प्लैनेट से एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, उसको कहां से, यहां से इसकी सरफेस की ओर फेंका गया है। फॉर द बॉडी टू बी एबल टू रीच एट द सरफेस ऑफ द स्मॉलर प्लैनेट, स्मॉलर प्लैनेट पर इस बॉडी के पहुंचने के बारे में बात चल रही है। द मिनिमम फायरिंग स्पीड नीडेड, इसको मैं कितनी मिनिमम स्पीड से फायर करूं कि ये कहां पहुंच जाए, आपका इसकी सरफेस पे लैंड कर जाए। ठीक, मतलब पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं कोई यहाँ पे कोई सॉफ्ट लैंडिंग है, आराम से नहीं, बस पहुंच जाए यहाँ पे। तो इधर देखिए, क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी ठीक ठाक सी होगी। तो इस जगह देखेंगे तो ग्रेविटेशन पुल, हालांकि ये छोटे वाला प्लेनेट कहां पुल करना चाहता है, इसको अपनी तरफ पुल करना चाह रहा है। बड़ा वाला प्लेनेट काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको यहां पुल करेगा। एक तो मास ज्यादा, ऊपर से डिस्टेंस का फैक्टर क्या है, इसके फेवर में है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, तो स्पीड देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे दूर जाएगा स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये यहां पहुंचेगा, अब आप देखेंगे जैसे जैसे इस पॉइंट से यहां पहुंचा, इसका तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए अभी भी कौन जीत रहा है, क्योंकि इसका मास काफी ज्यादा है, डिस्टेंस का फैक्टर भी कम है, तो हो सकता है यही फोर्स जीते। यानी कि अभी भी क्या आपका यहां से यहां जाएगा तो स्पीड, पार्टिकल इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का लग रहा है पीछे की तरफ, स्पीड और कम होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद एक पॉइंट यहां पर ऐसा होना चाहिए, शायद एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पर ये जितना ग्रेविटेशनल पुल करेगा, ये भी ग्रेविटेशनल पुल उतना ही करेगा। यानी कि यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जितना ये अपनी तरफ पुल करेगा, उतना ही ये वाला भी क्या करेगा, इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो सबसे अच्छा, तो यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी, 0। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पार्टिकल अगर यहां पहुंच जाता है, तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, अब तो किसका ग्रेविटी डोमिनेट करेगी, इस वाले पार्टिकल की ग्रेविटी डोमिनेट करेगी। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इतनी स्पीड दो ताकि पार्टिकल बस इस पॉइंट पर पहुंच जाए, क्योंकि यहां से यहां तक नेट ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट में है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि इस पॉइंट के आगे पार्टिकल को जहां जाना है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी है, तो उसके बाद तो ग्रेविटी इसको ले ही जाएगी, ये अपने आप ही चला जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें इतनी स्पीड देनी है ताकि स्पीड यहां पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट
मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से x मान लेते हैं। ठीक, तो कैसे करें इसको देखिए। सब मुझे लगता है यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि किसी टाइप का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है कि एनर्जी का परमानेंट लॉस हो जाए। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो इनिशियल में मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल में, तो इनिशियल में लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो सबसे पहले लिखते हैं पोटेंशियल। तो देखिए पार्टिकल यहां पर है स्मॉल एम मास, और इस सारे मास को पॉइंट मास में कंसिडर मैं कर सकता हूं। तो ये कितनी हो जाएगी पोटेंशियल जी, माइनस का जी 16m स्मॉल m अपॉन में गैप, गैप बताइए कितना हो गया, ये 2a। इसके बाद आ जाइए एक पोटेंशियल जी, इसके कारण से यहां भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल जी होगी। तो देखो एक मिनट तो मान लीजिए कि यहां से इस छोटे वाले प्लैनेट के सेंटर से एक पॉइंट ऐसा है जहां पे नेट ग्रेविटी कितनी है, 0, वो डिस्टेंस कितनी है, x। तो सबसे पहले मैं x फाइंड आउट करता हूं। तो इसके कारण से ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, जी एम अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। इसके कारण से ग्रेविटी कितनी होगी, जी 16m अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 10a, 10a में से x तो चला गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10a माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। तो g कैंसिल आउट, m भी कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूं, रूट ले लेता हूं। तो ये हो गया 1/x, ये कितना हो जाएगा 16 का रूट 4, और ये हो जाएगा 10a माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 10a माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 4x। तो देख सकते हैं आप, इस माइनस एक्स को मैं वहां ले जाता हूं तो 5x, तो x कितना हो जाएगा 10a अपॉन में 5, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी 2a। तो 2a कितना, ये तो a हो ही गया, बस इतनी ही डिस्टेंस आगे क्या होगा, ग्रेविटी यहाँ पे 0 देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या चीज अप्लाई की जा सकती है, देखिए स्पीड कम होती जा रही है, तो मैं यहाँ पे एनर्जी वगैरह, एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां जाएंगे तो स्पेस है, तो स्पेस के अंदर ग्रेविटी तो है नहीं, सॉरी एयर तो है नहीं, तो एयर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो इनिशियल में मैकेनिकल एनर्जी इस पार्टिकल और इन दोनों के साथ जुड़ी हुई मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में और फाइनल में दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, ये लेते हैं इनिशियल पोर्शन, और मैं ये लूंगा इस पॉइंट को एज ए फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पे देखिए कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस का जी, सारे मास को पॉइंट मास में कंसिडर कर लीजिए 16m, इसके बाद स्मॉल m, गैप बताइए कितना, गैप हो गया, ये गैप कितना है 2a, ये हो गई पोटेंशियल जी इनके बीच की। अब इस वाला प्लैनेट जिसको पॉइंट मास में कंसिडर कर सकते हैं और एक स्मॉल m, इनके बीच की एनर्जी लिख देते हैं। तो ये गैप कितना था 10a, और ये कितना है 2a, तो ये गैप कितना हो जाएगा 8a। तो देखिए माइनस का gm स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में गैप कितना, गैप हो गया 8a। ओके, अब एक पोटेंशियल जी किसके बीच में भी लिखी जा सकती है, इस प्लेनेट में और इस प्लेनेट में। अब क्योंकि मैं जब इस पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचाऊंगा तो दोनों के बीच का गैप तो अभी भी रहा, भाई जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, मैं कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हो रहा है, तो चेंज क्या हुआ, ये मास ही तो यहां से यहां पहुंचा, इन दोनों के बीच का गैप तो अभी भी क्या भाई है, तो इनकी पोटेंशियल जी तो इनिशियल में और फाइनल में क्या रहेगी सेम। तो मुझे उस एक्सप्रेशन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फाइनली वो दोनों साइड से कट हो जाएगा। तो ये होगी मैकेनिकल एनर्जी। अब आते हैं काइनेटिक पे, काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ m v मिनिमम स्क्वायर, ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में। अब मैं लिख देता हूं फाइनल में मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो ये पार्टिकल पहुंच गया कहां पर, यहां पर, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो सारे मास को पॉइंट मास में कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का जी 16m स्मॉल m। ठीक, ये पार्टिकल को यहां पहुंचाइए, तो बताओ ये गैप, ये कितना आया था x आया 2a, तो ये गैप कितना हो जाएगा 8a, ये हो जाएगा 8a। इसके बाद आ जाइए, पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, ये मास और एक पार्टिकल यहां पर, इनके बीच की लिखो एनर्जी, तो ये हो जाएगा माइनस का जी m स्मॉल m अपॉन में, देखो ये गैप कितना x मतलब 2a। और अब आ जाइए किसके ऊपर, काइनेटिक। तो मैंने कहा कि इतनी स्पीड ले रहा हूं कि यहां पे जाते जाते कितनी हो जाए 0,
तो काइनेटिक कितनी है 0। तो ये हो गई हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे देखिए कितना होना चाहिए। यहां से तो आप स्मॉल m को सब जगह से कट कर दीजिए, स्मॉल m कट कर दीजिए यहां से सब जगह से, और यहां से 2 भी हट जाएगा, इस 2 को हटा दीजिए। यहां से ये 2 हटेगा तो ये 4 आ जाएगा, इस 2 को हटा दीजिए, ये 8 हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 2 भी यहां से कट हो जाएगा। तो सब जगह से मैंने 2 को हटा दिया है। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा माइनस का, एक काम करता हूं मैं, ये v मिनिमम स्क्वायर को रखता हूं यहां पर, v मिनिमम का स्क्वायर रखते हैं यहां पे। स्मॉल m हट चुका है, 2 भी हट चुका है, बस v मिनिमम का स्क्वायर। इसके अलावा इक्वल के जो इस तरफ है उनको मैं यही रहने देता हूं, और बाकी जो ये माइनस वाली 2 टर्म है उसको मैं यहां ले जाऊंगा। तो देखिए सब जगह क्या कॉमन दिख रहा है, gm/a दिख रहा है कॉमन। तो सबसे पहले 16 में 4 का डिवाइड कीजिए, तो ये -4 आ गया यहां से। इसके बाद देखिए यहां से ये gm/a 2 तो हट ही गया था, माइनस का 1 ये हो गया। अब एक काम कीजिए, 2 हट ही गया है, ये -16 उस तरफ जाके +16 हो जाएगा, gm/a कॉमन प्लस का 16। इसके बाद देखिए ये हो गया माइनस का gm/4 4a, तो gm/a कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4, माइनस उधर जाके प्लस का 4। तो देखो क्या इक्वेशन सेट होती है यहां पर, 16 और ये 4 और 1 5, तो 16 - 5 कितना हो जाएगा 11। तो gm/a यहां पे हो जाएगा कितना, 16 - 5 11, 11 प्लस 1/4। तो 11 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ पे 44 44 प्लस 1 45, तो ये आ जाएगा 45 gm/4a। ये हो गया v मिनिमम का स्क्वायर। आगे देखिए मुझे अब इस रूट ले ही लेते हैं इसका v मिनिमम। तो v मिनिमम बताइए किसके इक्वल होना चाहिए, 4 का रूट तो कितना हो जाएगा 2, ये बाहर आ जाएगा रूट से। 45 को मैं क्या लिख सकता हूं 9 इंटू में 5, तो 9 तो रूट से बाहर आ जाएगा 3, और 5 रह गया यहां पर। तो मैं यहां पे रूट लेके चल रहा हूं, देखिए v मिनिमम का स्क्वायर नहीं लिखा है, यानी कि मैं यहां पे रूट लेके चल रहा हूं। तो 4 बाहर आ जाएगा रूट से 2, 45 को लिख सकता हूं 9 इंटू में 5, तो 9 तो बाहर आ जाएगा 3, और 5 रूट के अंदर रह जाएगा, और कौन बच गया यहाँ पे gm/a। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 3/2 रूट 5 gm/a। तो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन अपना टाइम लेके अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, a body is projected vertically upwards from the surface of earth with a velocity sufficient enough to carry it to it infinite। कि एक मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस से किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को क्या है वर्टिकली ऊपर, वर्टिकल, हालांकि स्पेस के अंदर कोई वर्टिकल नहीं है, बस ये है कि सेंटर से अवे समझ लीजिए आप, सेंटर से अवे किसी पार्टिकल को फेंका गया है विथ अ वेलोसिटी सफिशिएंट इनफ टू कैरी इट टू द इनफाइनाइट। इस स्पीड से दिया गया है ताकि ये क्या हो जाए आपका, इतनी इनफ रहे वेलोसिटी अर्थ के फील्ड से बाहर आ जाए। यानी कि ये वेलोसिटी किसके इक्वल रही होगी, मिनिमम वेलोसिटी, या मैं कह सकता हूं कितना, एस्केप वेलोसिटी। तो वी एस्केप से छोड़ा है, और इससे होगा क्या आपका, ये वेलोसिटी सफिशिएंट है ताकि ये क्या हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए। बोला गया है द टाइम टेकन बाय इट टू रीच हाइट h। स्पीड तो हमको इसने इनडायरेक्टली बता दी कि स्पीड कितनी रखनी है vs की, और कह रहा है कि ये आप कहां तक ले जाइए पार्टिकल को, ये पार्टिकल को ले जाइए सरफेस से कितनी हाइट तक, h हाइट तक। तो h हाइट पर ये जा रहा होगा किसी स्पीड से। फिलहाल तो हमसे क्या पूछा गया, बस टाइम पूछा गया कि यहाँ पे टाइम 0 मान लीजिए और यहाँ पे टाइम मान लीजिए कैपिटल T। तो अप्रोच क्या रहेगी हमारी, अप्रोच हमारी ये रहनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हम किसी तरीके से किसी जनरल डिस्टेंस, जैसे मान लो सेंटर से किसी जनरल डिस्टेंस में मैं चला जाता हूं। सो सेंटर से जनरल डिस्टेंस मान लीजिए एग्जांपल ये स्मॉल r मान लीजिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेलोसिटी। ठीक, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी सेंटर से जनरल डिस्टेंस पे।
देन मैं इस v को क्या लिख दूंगा, v को लिख दूंगा dr बाई dt। देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पार्टिकल तो ये क्या हो रहा है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस r, यही तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो dr बाई dt ही तो किसके इक्वल है, v के इक्वल। तो देन मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन के थ्रू मैं इसको कैलकुलेट कुछ कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है सेंटर से एक जनरल डिस्टेंस r के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी कब, जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, v एस्केप के बराबर है। तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। तो यहां पर और यहां पर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल जी हो जाएगा माइनस का जी एम एम अपॉन में आर, ये पोटेंशियल जी। काइनेटिक किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। वैसे आपको ये याद होगा इन दोनों एनर्जी का सम किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का सम किसके इक्वल है, यही तो इनफाइनाइट पे भी होता है। और इनफाइनाइट पे आप मुझे बताइए मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, जी एम एम बाई आर अपॉन में इनफाइनाइट, यानी कितनी, जीरो। और अगर आप इसी स्पीड से छोड़ रहे हैं तो इनफाइनाइट पे जाके कितनी एनर्जी हो जाएगी, जीरो। यानी कि कुल मिला के ये जो मैं यहां पर मैकेनिकल एनर्जी लिख रहा हूं, इसका सम, इन दोनों का सम किसके बराबर है, जीरो के ही बराबर है। अब मैं आ जाता हूं किसी जनरल डिस्टेंस आर पे, किसी जनरल डिस्टेंस आर पे। तो देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस का जी एम एम अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है, ये है जीरो के इक्वल। तो इस वाली टर्म को जीरो के इस तरफ ले आइए और स्मॉल एम को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक स्टेप में बढ़ाता हूं, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस वाली टर्म को इधर लेके जा रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन में स्मॉल आर। स्मॉल एम कैंसिल आउट, तो देखिए v कितना होना चाहिए, v हो जाएगा अंडर रूट में जी एम, सॉरी 2gm, अंडर रूट में 2gm अपॉन में कितना, r। ये हो गई वेलोसिटी। अब एक काम करते हैं, स्मॉल जी यहाँ पे ऑप्शन में कई जगह यूज किया गया स्मॉल जी, तो स्मॉल जी को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो एक काम कीजिए, स्मॉल जी किसके इक्वल होता था, सरफेस पे ग्रेविटी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ऊपर नीचे कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो 2 को मैं यहां रहने देता हूं, ये हो गया जी एम और ये आर। तो ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्मॉल जी और यहां से कैपिटल आर भी अंदर आ गया है, या आर, सॉरी आर को तो मैं बाहर ले सकता हूं ना, रूट ले ही लिया है। तो यहां पे रूट ले लिया है तो ये हो गया बाहर। और यहां पे कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट आर। तो 1 बाई रूट आर, इसको मैं ले देता हूं आर की पावर -1/2। तो देखिए ये वेलोसिटी आ गई किसी भी जनरल डिस्टेंस पे, रूट 2g रूट के अंदर है, ये r बाहर है। अब मैं इस v को क्या लिख सकता हूं, dr बाई dt। dt को मैं पहुंचा देता हूं, एक बार चलो मैं यहीं पे रखता हूं dr बाई dt। इंटीग्रेशन करते समय सभी एक वेरिएबल एक ही साइड होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्मॉल r है वेरिएबल और यहाँ भी कौन वेरिएबल है, r, तो इन दोनों को एक तरफ लाना ही पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, r की पावर -1/2 को मैं इधर लेके आता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, r की पावर 1/2 dr और dt को मैं यहां भेज देता हूं। तो देखिए ये कितना हो गया, रूट 2g। तो ये हो गया कैपिटल R, ये हो गया और dt यहां पहुंच चुका है। अब मैं इसका क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, यहां से यात्रा शुरू करेंगे और हमारी यात्रा कहां पे खत्म होगी, यहां पे। तो टाइम शुरुआत में कितना है, 0। इस समय को 0 बोला गया है और ये कोई जनरल टाइम कितना था, ये कोई जनरल टाइम t था। ये इस t का मतलब कोई जनरल टाइम वाला होता है और ये t होता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखिए जब टाइम 0 है तो उस वक्त स्मॉल r की वैल्यू क्या है, स्मॉल r का सेंटर से डिस्टेंस वो कितनी है, कैपिटल R के इक्वल। और जब टाइम कितना हो चुका है, कैपिटल T हो चुका है, यहां हो चुका है, तब स्मॉल r की वैल्यू यानी कि सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो गई h। देखो भाई ये कितना बोला गया है, ये बोला गया है h और ये किसके बराबर है, ये है कैपिटल R के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h प्लस R के इक्वल। तो कीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो r की पावर 1/2 का हो जाएगा, r की पावर 1/2 + 1 यानी कि r की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, लिमिट में लगा दूंगा। तो लिमिट कहां से कहां, कैपिटल R से R प्लस स्मॉल h या h प्लस R। यहाँ पे से देखिए ये कितना हो जाएगा,
रूट 2g इंटू में आर, डी टी का इंटीग्रेशन स्मॉल टी लिमिट लगा दीजिए कैपिटल टी माइनस 0, तो ये हो गया कैपिटल टी। तो मैं यहां से देखिए कैपिटल टी को क्या लिख सकता हूं, एक बार 2/3 को तो बाहर ले लीजिए, 2/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूं, ठीक। और मैं रूट 2g के नीचे ले आता हूं, मैं रूट 2g को मैं यहां ले आता हूं नीचे, ओके। और कैपिटल आर को भी मैं क्या ले आता हूं, कैपिटल आर को भी मैं नीचे ले आता हूं। अब देखिए यहां पे मैं इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देता हूं, तो 2/3 बाहर आ चुका है, स्मॉल आर तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एच, तो आर प्लस एच इसकी पावर कितनी 3/2 माइनस, अब यहां पे कैपिटल आर पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आर की पावर 3/2, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो देखिए आर प्लस एच की पावर 3/2, तो यहां पर r प्लस एच की पावर 3/2, तो r को मैं बाहर लेता हूं, तो r को बाहर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, एक मिनट में इसको रूट से बाहर कर देता हूं इसको, ये देखिए r प्लस एच की पावर 3/2, तो r को बाहर लीजिए, तो r जब यहां से बाहर आएगा तो इसकी पावर 3/2 आएगी, तो r की पावर 3/2 ये हो गया, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस एच की पावर 1 अपॉन एच अपॉन में आर की पावर 3/2। अब एक काम करता हूं मैं, इस वाली टर्म के अंदर आर की पावर 3/2 है, यहां भी आर की पावर 3/2 है, दोनों को मैं बाहर ले लेता हूं, तो दोनों को बाहर ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा -1। तो अब आप देख सकते हैं 2/3 2g r, ये r है, ये r की पावर 3/2 है, तो एक r कट जाएगा, यहाँ पे r की पावर 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। तो मैं 3 को तो रखता हूं बाहर, 1/3 को रखता हूं बाहर, और बाकी सबको रूट में भेजने की कोशिश करता हूं। तो इस 2 को अगर मैं रूट में लेके आऊंगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा, अंडर रूट में 4 बन जाएगा, ये है 2, तो कट के कितना आ जाएगा ऊपर में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक r तो कट ही गया था, r की पावर 1/2, r की पावर 1/2 को मैं रूट में भेज दिया, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो कट ही गया था, यहाँ पे आ जाएगा g, तो ये आ गया g, और इसके अलावा जितना भी ब्रैकेट में बचा है उसको मैं एज इट इज फिर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर की पावर 3/2 -1। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है कैपिटल टी के लिए, 1/3 2r/g 1 प्लस एच, ये तो ऑप्शन 4 क्या हो रहा है, सीधा सीधा मैच होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन को पॉज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट कीजिए। चलो इधर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द masses and radii of the earth and moon are m1 r1 and m2 r2 respectively, their centers are at a distance r apart। तो कम से कम मैं यहां तक एक बार डायग्राम बनाता हूं, तो मून और अर्थ के बारे में कुछ सिचुएशन गिवन है, ये मान लीजिए अर्थ मास m1 रेडियस r1, ये मान लेते हैं मून है मास m2 रेडियस r2, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्मॉल r। अब बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, ये पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है उसको, उसके लिए मिनिमम एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ दीज टू मासेस, दोनों मासेस का जो मिडिल पॉइंट है, तो यहां से किसी पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, इसको मैं मिनिमम क्या वेलोसिटी दूं, जिसको मैं एस्केप वेलोसिटी बोल रहा हूं, ताकि ये क्या हो जाए, दोनों के ही ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो देखिए सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में दोनों पार्टिकल्स के मिडिल पॉइंट की बात की है, अर्थ और मून का मिडिल। दिमाग में सवाल आएगा कि ये सेंटर ऑफ मास की बात क्यों नहीं कर रहा। तो देखिए वैसे तो मैंने डायग्राम के अंदर मून का साइज इतना दिखाया है, लेकिन वास्तव में मून का साइज अर्थ की कंपेयर में काफी स्मॉल है। साइज की बात छोड़िए, और मास वाइज अगर मैं बात करूं तो मास वाइज तो अच्छा खासा फर्क है। तो ऐसे में अर्थ और मून का सेंटर मास अर्थ के सेंटर के नजदीक होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो मून है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दोनों के दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं।
तो दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, अर्थ के सेंटर के नजदीक है, तो ये तो अर्थ के अंदर आ गया ना, तो कोई यहां से कैसे एस्केप करेगा, यहां तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसने सेफ साइड कहां पे ले लिया, आपका दोनों पार्टिकल के मिडिल का ले लिया, दोनों प्लैनेट्स के दोनों जो बॉडीज हैं इनके मिडिल पॉइंट से एस्केप की बात चल रही है। दूसरी बात, एस्केप वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो एक बार में ही दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि एक पत्थर है, उस पत्थर को मैं जमीन से 3 मंजिल हाइट ऊपर फेंकना चाह रहा हूं, तो एक तो तरीका यह है कि उस पत्थर को मैं स्लोली स्लोली छत से चढ़ते हुए मतलब सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं ऊपर ले जाऊं, तो देखिए वो पहुंच गया ना तीसरी मंजिल पे। लेकिन उस केस में मैंने बराबर फोर्स में लगाता रहा, जब तक सीढ़ियां चलता रहा तब तक मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता रहा। उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कितनी थी, 0 थी। मैं धीरे धीरे आराम से जा रहा हूं, उसकी स्पीड कितनी है, 0। लेकिन एस्केप के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल को वेलोसिटी एक बार में ही देनी होती है। ठीक, जैसे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो स्ट्राइकर एक बार में स्पीड देनी होती है स्ट्राइकर को, इसी टाइप से पत्थर फेंकते हैं जो ऊपर, तो पार्टिकल को एक बार में ही वेलोसिटी देनी है। ऐसा नहीं कि आप उसको पार्टिकल को साथ में लेके जाएंगे। तो इसी टाइप से यहां पर पार्टिकल को एक बार में ही स्पीड दे दिया। तो किसी रॉकेट के बारे में सोचना कि तो किसी रॉकेट से जा रहा है, तो रॉकेट तो अपना इंजन ऑन कर सकता है, तो उससे बराबर फोर्स लगा सकता है। ठीक, यहां पे रॉकेट से नहीं, इसको एक बार में ही क्या देनी है, आपका स्पीड देनी है। तो देखिए इसको एस्केप कराना है, तो फाइनल पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन ये कहां पे पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे। क्योंकि मैं मिनिमम स्पीड दे रहा हूं तो इनफाइनाइट तक जाते जाते इसकी स्पीड ऑलमोस्ट कितनी रह जाएगी, इसकी स्पीड ऑलमोस्ट कितनी रह जाएगी, 0। तो मेरे हिसाब से हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो कीजिए। तो इनिशियल में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम इस पूरे सिस्टम का, और इस पूरे ही सिस्टम का फाइनल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल में, उन दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं करता हूं अर्थ और इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस का जी मास ऑफ अर्थ m1 और स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस बताइए कितनी हो जाएगी, ये गैप कितना है r, तो ये कितना हो जाएगा r/2। अब पोटेंशियल जी मून की इस पार्टिकल के साथ लिखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का जी मास ऑफ मून, जो कि कितना दे रखा है m2, पार्टिकल का मास कितना है स्मॉल m, दोनों के बीच का गैप कितना है, गैप अगेन कितना है, r/2 ही है। अच्छा, और कौन सी पोटेंशियल जी मुझे नहीं लिखनी चाहिए, अर्थ और मून के बीच की पोटेंशियल जी लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप फाइनली ये पार्टिकल जब वहां पहुंच जाएगा तो वहां पहुंचेगा तो अर्थ और मून के बीच का गैप तो अभी वही रहेगा, तो दोनों की पोटेंशियल जी फिर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो वो टर्म कट जाएगी, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए पार्टिकल की कितनी है, हाफ m v मिनिमम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मून और अर्थ दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे में इनकी काइनेटिक एनर्जी लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ये एस्केप करके इनफाइनाइट पे पहुंचेगा, मून और अर्थ की स्पीड तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, तो वो दोनों साइड से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। इसके बाद देखिए, अब जब ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया, तो ये बताओ कि इसका गैप कितना हो गया अर्थ के साथ भी गैप कितना इनफाइनाइट, तो इसके और इसके बीच की पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी, माइनस का जी m1m अपॉन में इनफाइनाइट, यानी कितना, 0। इसी टाइप से मून के साथ जो गैप है ये कितना हो जाएगा इस पार्टिकल का, वो भी गैप कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो यहां भी पोटेंशियल जी कितनी, 0। और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, वो तो मैंने कहा कि क्योंकि हम मिनिमम ले रहे हैं तो इनफाइनाइट पे जाके उसकी स्पीड को 0 करना ही होगा, तो ये हो गया 0। मेरे हिसाब से यहाँ पे हम स्मॉल m तीनों के अंदर कॉमन दिख रहे हैं, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ओके, तो इसको इधर लेके आइए, इसको यही रहने दीजिए, v मिनिमम स्क्वायर बाई 2, v मिनिमम स्क्वायर बाई 2। बाकी जो दोनों टर्म है इसको मैं माइनस वाली है, इनको मैं उधर ले जाता हूं, तो देखिए कितना हो जाएगा, g m1 r/2, स्मॉल r/2, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा स्मॉल r। इसी टाइप से ये वाली टर्म जब इधर जाएगी तो यहां भी कितना हो जाएगा, 2 पर, तो gm/r कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहां से मैं देख सकता हूं v मिनिमम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, देन मैं इसका क्या ले सकता हूं, रूट ले सकता हूं, तो रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4g m1 प्लस m2 अपॉन में r। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं अपने हिसाब से इसमें सॉल्यूशन बना रहा हूं,
अगर आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम है तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताइए। आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट में इसको करना चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे इसके बारे में अपना सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच।